हेलो बच्चों, आज आपके लिए है एंजाइम उत्प्रेरण। तो एंजाइम क्या होते हैं, सबसे पहले हम इस पर चर्चा करते हैं। एंजाइम उच्च अणुभार वाले प्रोटीन के अणु होते हैं जो जीव जंतुओं में, वनस्पतियों में खास तौर से प्राप्त होते हैं या इनको उत्पन्न किया जाता है। और ये होते हैं, ये प्रभावी उत्प्रेरक होते हैं, यानी कि शरीर के अंदर होने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रेरित करने का कार्य एंजाइम करते हैं। एंजाइम जैव रासायनिक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैव रासायनिक उत्प्रेरक इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये सजीवों के शरीर में पाए जाते हैं, उत्पन्न होते हैं और शरीर के अंदर होने वाली बहुत सारी जो रिएक्शंस हैं उनको कंडक्ट करते हैं, उनको कंप्लीट करते हैं। तो इसलिए इनको जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहा जाता है। तो इसके कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेंगे, ऐसी कुछ रिएक्शंस लेंगे जो एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होती हैं। सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण। सुक्रोज C12H22O11 है। ये एक डाइसैकेराइड है, तो इसलिए इसका जलपघटन किया जा सकता है और इसमें इन्वर्टेज एंजाइम जो है इसको ग्लूकोज में C6H12O6 और फ्रक्टोज में चेंज कर देती है। दोनों के सूत्र सेम होते हैं, C6H12O6 और C6H12O6। इसके बारे में, इसकी संरचना अलग अलग होती है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो एंजाइम यूज होता है, जो इस पूरी रिएक्शन को क्या करता है, उत्प्रेरित करता है, वो इन्वर्टेज एंजाइम है। दूसरा आता है ग्लूकोज। ग्लूकोज के द्वारा एथिल अल्कोहल व CO2, ठीक है, CO2 का निर्माण ये ग्लूकोज के द्वारा, यानी कि ग्लूकोज, और इसमें जो एंजाइम यूज होता है हम उसको कहते हैं जाइमेज, यानी कि ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल व कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए जाइमेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। तो C6H12O6 ये आपका ग्लूकोज हो गया। जाइमेज एंजाइम इसको कन्वर्ट कर देता है एथिल अल्कोहल में C2H5OH, ठीक है, प्लस CO2। माल्टोज के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण। माल्टोज से C12H22O11, ये भी डाइसैकेराइड्स है, तो इसमें भी इसका जलपघटन करेंगे, तो जलपघटन, और इसमें माल्टेज एंजाइम यहाँ पर यूज होता है और ये C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बनाता है। ऐसी और बहुत सारी रिएक्शंस हो सकती हैं, जैसे दूध से दही बनना, ये भी एक रिएक्शन है, एंजाइमिक रिएक्शन है जो लैक्टोबैसिलस के द्वारा होता है। यूरिया से अमोनिया का निर्माण होता है, तो इसमें यूरिएज एंजाइम यूज होता है। ऐसी बहुत सारी और रिएक्शंस होती हैं जो क्या है, एंजाइम के द्वारा संचालित होती हैं या कंप्लीट होती हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एंजाइम उत्प्रेरण वाली अभिक्रियाएं कहते हैं। और इस प्रकार का जो उत्प्रेरण होता है इसको एंजाइम उत्प्रेरण कहते हैं। इसके अलावा हमारे स्टमक में भी एंजाइम पाए जाते हैं, जिसका नाम आपने पहले सुना होगा। इसी तरह से शरीर के अलग अलग हिस्सों में जहाँ पर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो वहाँ पर एंजाइम पाए जाते हैं। अब जो एंजाइम उत्प्रेरण है, एंजाइम उत्प्रेरण के प्रमुख लक्षण, कुछ जो इसकी विशेषताएं हैं उन पर हम यहाँ पर, तो सबसे पहले इसकी जो एंजाइम की खासियत है वो है उसकी सर्वोत्तम दक्षता। दक्षता का अर्थ होता है कि मतलब उसकी जो वर्क करने की जो क्षमता होती है। तो जो एंजाइम्स होते हैं उसका एक अणु अभिकारक के 10 लाख अणुओं को प्रति मिनट चेंज कर सकता है या अधिशोषित कर सकता है। हमें क्या होता है, अभिकारक का, यानी कि जो एंजाइम होते हैं जो उत्प्रेरक के रूप में रिएक्शंस को देख रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो 1 मिनट के अंदर 10 लाख अणुओं को खींचने की क्षमता रखते हैं या अधिशोषित करने की क्षमता रखते हैं। तो यह उसकी सर्वोत्तम दक्षता को दर्शाता है। उच्च विशिष्ट प्रकृति। उच्च विशिष्ट प्रकृति का अर्थ है कि जो एंजाइम होते हैं वो प्रत्येक एक अलग रिएक्शन के लिए एक अलग प्रकार के एंजाइम की हमको आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमने अभी ऊपर देखा, सुक्रोज से हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण कर रहे थे, तो हमको इन्वर्टेज एंजाइम चाहिए, और ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल और CO2 बनाना है तो हमको जाइमेज एंजाइम चाहिए। तो हम इन्वर्टेज की जगह जाइमेज यूज नहीं कर सकते और जाइमेज की जगह
इन्वर्टेज यूज़ नहीं कर सकते। तो जहाँ पर इन्वर्टेज का यूज होना है वहाँ पर इन्वर्टेज ही यूज होगी, और जहाँ पर जाइमेज का यूज होना है वहाँ पर जाइमेज ही यूज होगी। यह इसकी उच्च विशिष्ट प्रकृति को दर्शाता है। अगला पॉइंट है इसका इष्टतम ताप, यानी कि इष्टतम ताप वह ताप जिस पर ये एंजाइम सबसे ज़्यादा सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है, तो उस ताप को हम इष्टतम ताप कहते हैं। ठीक, तो एंजाइम के लिए जो इष्टतम ताप होता है 298 से 210 केल्विन का होता है। ठीक, और मनुष्य का शरीर चूंकि हमारा 210 केल्विन के आसपास टेम्परेचर रहता है बॉडी के अंदर में, तो इसलिए हमारा शरीर एंजाइमिक अभिक्रियाओं के लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। उसके बाद है इष्टतम पीएच मान। जो पीएच मान है, तो पीएच मान भी 5 से 7 के बीच, 5 से 7 के बीच एक बेस्ट इसका ऑप्शन है। 5 से 7 के बीच में अगर पीएच मान रहता है तो जो एंजाइम का जो उत्प्रेरकीय रिएक्शन है, जो उत्प्रेरकीय क्रिया है उसकी, वो उसकी बेस्ट होती है। इसके अलावा है सक्रियक और सह एंजाइमों द्वारा सक्रियता में वृद्धि। तो हम इसमें कुछ सक्रियकों का यूज करके इसकी क्रियाशीलता को बढ़ा सकते हैं, कुछ सह एंजाइमों को हम इसमें जोड़ करके इसकी क्रियाशीलता को बढ़ा सकते हैं। जैसे विटामिन्स होते हैं जो सह एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं, विटामिन्स के द्वारा भी हम बहुत से एंजाइमों की क्रियाशीलता को बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे धात्विक आयन होते हैं, Na+, Mn2+, CO2+ आदि आदि, ये भी क्या करते हैं, इसकी जो एंजाइम है उसकी क्रिया को बढ़ा सकते हैं, उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। संदमक और विष का प्रभाव, जैसे हमने उत्प्रेरक विष पढ़े थे, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो उत्प्रेरक विष की तरह कार्य कर सकती हैं, यानी कि इनकी क्रियाशीलता को घटा सकती हैं। जैसे हमने उत्प्रेरक में पढ़ा था, वैसे ही एंजाइम उत्प्रेरक में भी कुछ ऐसे पदार्थ हो सकते हैं जो एंजाइम उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा सकते हैं। तो ये तो थे एंजाइम उत्प्रेरण के। एंजाइमों की सतह पर कुछ विशेष आकृतियाँ होती हैं। ठीक है, विशेष आकृतियाँ होती हैं जिनकी अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, अपने एक विशेष प्रकार के गुण होते हैं इनके, तो यही इसकी खासियत है। ठीक है, और जो अभिकारक होगा, अभिकारक यानी कि वही अभिकारक उसी उत्प्रेरक के साथ, उसी एंजाइम उत्प्रेरक के साथ संयुक्त हो सकता है या उसके साथ जुड़ सकता है जिसमें उसकी प्रतिपूरक आकृति हो। जैसे चाबी होती है, चाबी इस तरह की होती है, और जो लॉक होता है, जो ताला होता है, उसमें उसकी प्रतिपूरक आकृति होती है, चाबी उसमें घुसनी चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार के ये व्यवस्था इसमें बनी होती है। इनको सक्रिय केंद्र कहा जाता है। जो ये सतह पर जो ये उपस्थित होते हैं इनको कहा जाता है सक्रिय केंद्र। और जो ये जिसके साथ इनने रिएक्शन करनी है, जो अभिकारक है, तो अभिकारक में इसकी प्रतिपूरक आकृति होनी चाहिए। तो जब प्रतिपूरक आकृति होगी तो ही ये इसके साथ रिएक्शन आसानी से इसके सक्रिय सतह पर ये जा सकता है और तो रिएक्शन को बढ़ा सकता है, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकता है। दूसरे स्टेप में जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इसको एक संकुल का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक मध्यवर्ती बनाते हैं, हम उसको मध्यवर्ती भी कह सकते हैं और एंजाइम क्रियाधार संकुल भी कह सकते हैं। जो ये की थी, जो चाबी थी, वो इसके अंदर पूरी फिट हो गई। और उसके बाद तब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं, जो उत्प्रेरक होता है वो वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाता है और उत्पाद का निर्माण होता है, तो उत्पाद अपना सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट निकल आए और एंजाइम आते हैं। सबसे पहले सक्रिय संकुल बनाने के लिए एंजाइम का सबस्ट्रेट से आबंधन। जो एंजाइम होता है वो सबस्ट्रेट यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, एंजाइम यानी कि सबस्ट्रेट, जो हमारा क्या है, अभिकारक है, उसके साथ आबंधन होता है। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट यानी कि सबस्ट्रेट क्या हुआ, जो अभिकारक है, तो एक मध्यवर्ती का निर्माण हुआ ES। और दूसरे पद में हम क्या हुआ, इसका विघटन हुआ और विघटन होकर एंजाइम अलग निकल आया और जो प्रोडक्ट है वो अलग निकल आया। लेकिन ये जो सक्रियक समूह होते हैं ये वास्तव में क्या चीज़ होते हैं? जो सक्रियक समूह जिनको हम कह रहे हैं, ये जो बने हुए समूह हैं ये सक्रियक समूह कहलाते हैं और ये सक्रिय सतह कहलाती है। तो सक्रियक समूह जो क्रियात्मक समूह कहते हैं, उन्हीं के द्वारा ये सक्रिय समूह बने होते हैं। ठीक है, तो ये था एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि।